नमस्ते। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड तक बता दिया है। ठीक है, तो सेम चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका अगला पार्ट है सेल्फ इंडक्शन। या आज हम बात करेंगे सेल्फ इंडक्शन। व्हाट इज सेल्फ इंडक्शन? तो सेल्फ इंडक्शन है कि खुद के मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से खुद में ही ईएमएफ इंड्यूस होना, इसीलिए टर्म यूज किया जा रहा है सेल्फ। जैसे मान लीजिए कोई भी एक लूप है हमारे पास, कंसीडर ए लूप, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये लूप खुद मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना, सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड। देखा जाए तो इसमें करंट इस तरीके से है, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके का बनेगा। ये बी सेल्फ है, खुद का ही फील्ड है। ठीक है, और बाहर यहां पे देखें तो इस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब मैंने बाहर ऐसे कैसे लिख दिया? तो आइडिया बहुत सिंपल सा है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर यहां से अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाती है। तो यहां से अगर अंदर जाएगा तो इट विल, ये अंदर से ऐसे घूम के बाहर निकलेंगे, अंदर से ऐसे घूम के बाहर निकलेंगे, अंदर से ऐसे घूम के बाहर निकलेंगे। ठीक है, सो ये खुद का ही फील्ड है। इसका डायरेक्शन कैसे निकाली? सिंपल, कर्ल द फिंगर्स इन सेंस ऑफ करंट, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब से मिल जाएगी इन द लूप। अब मान लो कि मेरे पास यहाँ पे कुछ अरेंजमेंट है ना। मान लो वेरिएबल रजिस्टर है जिससे मैं करंट चेंज कर रहा हूँ इसी लूप में। आपको तो सिर्फ लूप दिख रहा है, पर करंट फ्लो कराने के लिए कोई ना कोई एजेंट होगा वहां पे। ठीक है, तो से इफ I increases with time, ठीक है, इसको अगर आप और क्लियरिटी से समझना चाहते हैं तो मान लीजिए मैंने ऐसा अरेंजमेंट यहां पे कर दिया कि एक बैटरी और एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से इसे जोड़ दिया। ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट के हिसाब से बैटरी अपने को ऐसी लगानी पड़ेगी जिससे करंट इस तरीके से आए। ठीक है, अब इसकी बैटरी की ईएमएफ फिक्स है, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो इसे बदल के मैं क्या बदल सकता हूं? करंट बदल सकता हूं। यस, तो मान लीजिए मैं करंट इंक्रीज कर रहा हूं टाइम के साथ, तो क्या इंक्रीज होगा? बी सेल्फ इंक्रीज होगा। हम देख के आए हैं बायट-सावर्ट्स लॉ में कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस जो होता है वो प्रोड्यूस करने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर मैंने आई इंक्रीज किया तो फिर मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज करेगा। तो जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी, खुद की वजह से ही मैग्नेटिक फ्लक्स, खुद की वजह से क्यों? क्योंकि फील्ड यही करंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आएगा? ये प्रोपोर्शनल आएगा बी सेल्फ के, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? एन बी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे अपन समझ पा रहे हैं कि magnetic field produced by this loop is proportional to the current in the loop. So if current is increasing with time, magnetic field will increase, magnetic field increases, so flux will increase. तो फैराडे लॉ क्या बोलेगा कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इस लूप से एसोसिएटेड, तो फिर वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होनी चाहिए कि नहीं? तो यही आइडिया कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। तो अपन क्या लिख सकते हैं कि जो फाई सेल्फ है, फाई सेल्फ, आप फाई बी भी लिख सकते हैं। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? मैग्नेटिक फ्लक्स की ही बात चल रही है। So this phi self, as you can check, मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं लिख सकता हूं it is proportional to the current in the loop. Yes, so you can write this flux, it is equal to some constant into the current flowing in the loop. Here L is a constant and it is called self इंडक्टेंस। जो L है उसका नाम क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। ये एक कांस्टेंट है। अब इसके डायमेंशन वगैरह अपन निकाल सकते हैं। तो L का जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या निकल के आएगा आपके पास? फाई मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला डिवाइडेड बाय करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला। यू कैन फाइंड इट आउट। यस, तो अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। So let me check if I have the dimensional formula. Yes. So it will come out to be ml2 t minus 2
A-2 आप लोग निकाल सकते हैं, Ml2 T-2 A-2। और यूनिट की बात करें, यूनिट एसआई यूनिट, तो कितनी निकल के आएगी यहाँ पे, फाई की एसआई यूनिट है वीबर पर एम्पियर, दिस विल बी द एसआई यूनिट, एंड 1 वीबर पर एम्पियर इसे बोलते हैं हेनरी। ठीक है, सो इन शॉर्ट यू कैन राइट एच। तो ये भी एक क्वांटिटी हो गई, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। अभी हम देखेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि सेल्फ इंडक्शन क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि यहाँ पे इंडक्शन होने का जो कॉज है वो इस लूप का ही करंट है, मतलब इसी लूप का करंट इसी लूप में क्या करा रहा है, इंडक्शन करा रहा है। ठीक है, इसलिए इसे सेल्फ इंडक्शन बोल रहे हैं। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अपन ने देख लिया, I is the current in the loop, L is a constant here, self inductance, and this is the SI unit which is Henry. Okay? अब सेल्फ इंडक्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है ये बात लिख लेते हैं हम, और बाद में देखते हैं कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा। ठीक है, तो चलिए लिखिए ये बात। सेल्फ इंडक्शन इज a property of closed loop. Self induction is a property of closed loop due to which it opposes change in its magnetic flux, due to which it opposes change in its magnetic flux due to change in its current, due to change in its current. अब लाइन चेंज करके लिखिए, सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस है, सेल्फ इंडक्टेंस ये टर्म है। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस कैपिटल एल ब्रैकेट में is property of a closed loop, is property of a closed loop which depends on, अब इसको पॉइंट वाइज लिखते जाइए। फर्स्ट पॉइंट, मीडियम इन विच लूप इज प्लेस्ड, मीडियम इन विच लूप इज प्लेस्ड। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। तीसरा, जियोमेट्री ऑफ लूप, जियोमेट्री ऑफ लूप, जैसे अगर सर्कुलर लूप है तो उसकी रेडियस क्या है, ये सब फैक्टर पर डिपेंड करेगा। ओके, चलिए अब अपन बात कर लेते हैं कि एक सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस क्या आना चाहिए। ठीक है, अब किसी जनरल लूप का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना इजी नहीं है, क्योंकि आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें कोई करंट आई एज्यूम करना है। ठीक है, और फिर क्या फाइंड करना है, फ्लक्स। फ्लक्स कैसे फाइंड करोगे, एनबीए कॉस थीटा से। उसके लिए आपको एंटायर एरिया में क्या पता होना चाहिए, उस लूप का मैग्नेटिक फील्ड, जबकि हमने एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड तो कहां निकालना ही सीखा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी एक्सिस पे। यस, एक्सिस वाला पॉइंट तो ठीक है अगर सर्कुलर लूप की बात करें, बाकी ऑफ एक्सिस पॉइंट जो रहेंगे उनमें तो हम फील्ड लिख नहीं पाते हैं, मैथमेटिकली इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए हमें सेल्फ इंडक्टेंस जो फाइंड करना है वो सिर्फ किसका फाइंड कर रहे हैं अपन, एक आइडियल सोलेनॉइड का, बिकॉज आइडियल सोलेनॉइड का जो फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है इनसाइड, और उसका फॉर्मूला आपको पता है, म्यू नॉट एन आई। यस, फॉर एन आइडियल सोलेनॉइड वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो हमें उसी का डिस्कस करना है, देख लेते हैं। सो छोटी सी हेडिंग बनाएंगे अपन, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ एन आइडियल सोलेनॉइड। एक आइडियल सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे देखिए।
तो हमारे पास एक आइडियल सोलेनॉइड है, यू नो इट। तो मैं इस टाइप से ड्रॉ कर रहा हूं। मान लीजिए यहां से करंट अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगा, यू कैन अंडरस्टैंड। यहां से करंट अंदर जा रहा है, यहां से बाहर आ रहा है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अंदर एंड्स तो हमें इसके दिख नहीं रहे, तो अगर हम एंड्स पे जाएंगे तो वहां पे लाइंस कर्व्ड हो जाती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट आइडियल सोलेनॉइड, सो इट्स वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, जिसे इनफाइनाइटली लॉन्ग। ओके, सो लेट अस फाइंड आउट। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह हमें पता रहेगी। क्या क्या पता है हमें, स्मॉल एन पता है, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, ये हमें इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है। मान लीजिए इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई हो रहा है, ये जनरल भी बता रहा हूं आपको, कभी पूछ ले कि सेल्फ इंडक्टेंस या निकालिए किसी भी लूप का, तो स्टेप क्या होंगे सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के। आप उस लूप में क्या मान लीजिएगा, करंट, फिर फाइंड करिए मैग्नेटिक फील्ड, और फिर फाइंड करिए फ्लक्स ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द लूप। ओके, और फ्लक्स जब आप लिखोगे तो फ्लक्स में कुछ टर्म्स आएंगे और साथ में मल्टीप्लाई रहेगा करंट। करंट को छोड़ के बाकी जो भी टर्म है वो उसका क्या कहलाएगा, आपका सेल्फ इंडक्टेंस। लेट अस डू इट। तो सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। ठीक है, सो ये कोई भी मैंने एक लूप बनाने के लिए, आई मीन दिखाने के लिए यहाँ पे बना दिया। ऐसे कितने लूप होंगे यहाँ पे, कैपिटल एन होंगे। आपको पता है कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ लूप होता है, टोटल नंबर ऑफ लूप्स या टर्न्स। और ये फॉर्मूला भी आपको आता है कि जो कैपिटल एन है उसे स्मॉल एन इंटू लेंथ लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले हम फाइंड कर लेते हैं, बी सेल्फ, खुद की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है वो आपको आता है, इट इज म्यू नॉट एन आई। ओके, सो लेट अस राइट द फाई ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है अक्रॉस दिस एरिया। यस, इसकी रेडियस आप ले लीजिए या एरिया ऑफ कॉइल, जैसा भी आप लेना चाहें। मैंने इसकी रेडियस आर कंसीडर कर ली। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले नंबर ऑफ टर्न इनटू मैग्नेटिक फील्ड खुद का, एन बी इंटू एरिया ऑफ टर्न। अब ये डायरेक्ट क्यों लिख पाए अपन, क्योंकि एरिया, जो एरिया ऑफ लूप है उसमें मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। यही मैं आपसे पूछता कि एक रिंग है एंड इट इज कैरिंग ए करंट, फाइंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस रिंग ड्यू टू दिस करंट। सो इट विल नॉट बी इजी टू कैलकुलेट हियर। व्हाई, बिकॉज आपको सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कहां लिखना आता है एक रिंग का, सेंटर पे या फिर उसकी एक्सिस पे। आप इन पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड लिख ही नहीं पाएंगे, आपको बायट सावर्ट्स लगाना पड़ेगा एंड इट विल बी हैवी इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आपसे पूछेगा भी नहीं। ऑलराइट, बट सोलेनॉइड के लिए क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि सोलेनॉइड में जो फील्ड है वो क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म। ठीक है, गुड, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब अपन लिख लेंगे फाई सेल्फ इज इक्वल टू, फाई सेल्फ इज इक्वल टू एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इंटू बी इज म्यू नॉट एन आई इंटू द एरिया, जिसे अपन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, यार आर इज रेडियस। सो व्हाट आई एम गेटिंग, आई को बाहर निकाल लो, बाकी सब टर्म्स एक साथ लिख लो। आपके पास म्यू नॉट आ रहा है, आपके पास एन आ रहा है, स्मॉल एन आ रहा है, पाई आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है इंटू आई। ठीक है, सो इफ यू वांट टू राइट म्यू नॉट, अगर मैं कैपिटल एन को स्मॉल एन इंटू एल लिख दूं तो इट इज स्मॉल एन का होल स्क्वायर, और पाई को भी, पाई कांस्टेंट है इसको बाहर ही ले लीजिए, पाई इंटू स्मॉल एन का स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू एल
into I. This is phi self. Now compare it with the phi self is equal to L into I. अभी अभी हमने लिखा था कि सेल्फ फ्लक्स जो है, खुद की वजह से जो फ्लक्स बन रहा है, उसे अपन क्या लिख सकते हैं? कंपेयर इट विथ phi self is equal to Li. So by 1 and 2 मैं इसे अगर कंपेयर करूं तो कैपिटल L का रोल कौन प्ले कर रहा है यहाँ पे? दिस टर्म कंप्लीटली. तो आप देखेंगे दिस विल बी द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ दिस सोलेनॉइड. तो क्या आ जाएगा आपके पास? L इज इक्वल टू म्यू नॉट पाई n स्क्वायर r स्क्वायर L. So this is the self inductance. ठीक है, this is self inductance of solenoid. इसे आप याद रखेंगे. एग्जाम में, मेंस में, नीट में कई बार ये पूछ लेते हैं. दो सोलेनॉइड दे देगा, उसके डिफरेंट टर्न्स दे देगा, रेडियस दे देगा, और आपसे पूछेगा रेशियो ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस. तो आपको देखना है किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है. नाउ लेट अस जस्टिफाई आवर थिंग हियर कि किन किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है सेल्फ इंडक्टेंस. सी हियर. तो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस आप चेक कर सकते हैं. म्यू नॉट क्या है? इट इज परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. तो फिलहाल मैंने एयर या वैक्यूम एज्यूम किया है सोलेनॉइड के अंदर. मान लो अगर सोलेनॉइड के अंदर मैंने सॉफ्ट आयरन का कोर इंसर्ट कर दिया तो सॉफ्ट आयरन कोर की अपनी परमिएबिलिटी होगी. यस. तो ये फैक्टर क्या बता दे रहा है कि ये मीडियम पे डिपेंड कर रहा है. ओके. अच्छा, ये n क्या हो गया आपके? टर्न डेंसिटी होगी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गए. और r और l किस फैक्टर में आ गए आपके? ज्योमेट्री ऑफ द लूप. तो किसके चीज से डिपेंड कर रहा है सेल्फ इंडक्टेंस? मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, और ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है. इज दैट क्लियर? ओके. ऑलराइट. अब आप चाहे तो एक टर्म याद रख सकते हैं. ये बहुत बड़ा सा टर्म है तो हो सकता है आप भूल जाएं. तो यू मे रिमेंबर इट लाइक L डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. सी, ये जो टर्म है पाई r स्क्वायर L, ये क्या बन जा रहा है आपका? वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. इसके रेडियस r है, लेंथ L है, तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो पाई r स्क्वायर L आएगा. तो अपन ये ध्यान रख सकते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज सिंपल. क्या? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर. तो ये बहुत इजी है, ध्यान रखना. यस, कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड पर यूनिट वॉल्यूम कितना होता है? म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर. ठीक है. अब बात करते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन. उसके लिए फैराडे लॉ लगाते हैं. सो लेट अस सी दैट आल्सो. तो सपोज कोई भी लूप है और उसमें मुझे ये पता है phi self is equal to Li. So now I am talking about E induced due to self induction. तो लॉजिक वही है कि एक लूप से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या कहलाती है? इंड्यूस्ड ईएमएफ. तो अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ, सो बाय फैराडेज लॉ क्या लिखेंगे अपन? E induced is equal to माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी. और यहां पे क्या आ जाएगा? सेल्फ सिर्फ हर बार क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि खुद के करंट की वजह से ही फ्लक्स चेंज हो रहा है. अब L टाइम का फंक्शन नहीं है यहाँ पे, है ना. L चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ. कौन चेंज हो रहा है? करंट. तो आप वैसे लिखना चाहें तो लिख दीजिए डी बाई डी टी ऑफ एल आई. ठीक है. तो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू माइनस एल बाहर डी आई बाई डी टी. सो दिस इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ ड्यू टू सेल्फ इंडक्शन. तो करंट चेंज होगा,
इस वजह से क्या हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं अपन, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। एल आपको पता ही चल गया, इट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस। जैसे कैपेसिटर होता है कैपेसिटेंस, वैसे ये सेल्फ इंडक्टेंस है। तो एक डिवाइस अभी हम बात करेंगे उसे अपन इंडक्टर बोलते हैं। ओके अच्छा, सेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालोगे, इट विल सिंपली डिपेंड ऑन कि डी आई बाई डी टी इनकी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मतलब करंट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो लेंस लॉ से ही निकाल सकते हैं। जैसे जैसे कोई लूप है फॉर एग्जाम्पल, और इसमें करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ठीक है, एंड इफ आई से इफ आई इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, इंक्रीजिंग विथ टाइम, तो क्या होगा, तो अगर I इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ, और फाई सेल्फ किसके इक्वल लिखोगे आप, फाई सेल्फ यू विल राइट इट एज एल आई। सो इफ I इज इंक्रीजिंग, then who is increasing, phi self is increasing, flux is increasing, so phi self is increasing। और अगर फ्लक्स इंक्रीज होता है तो क्या करेगा भाई, वो करंट को जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा उसे अपोज करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, लेंस लॉ यही बोलता है। तो ये कौन सा करंट बन रहा है आपका, क्लॉकवाइज, ये किधर फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है लूप के अंदर, इनटू द बोर्ड, तो ये बी सेल्फ है। तो बी इंड्यूस कैसा आना चाहिए, जब फाई सेल्फ इंक्रीज हो रहा है बाहर आना चाहिए फिर, तो बी इंड्यूस्ड आएगा इस तरीके से, बी इंड्यूस्ड इस तरीके से आएगा, मतलब इंड्यूस्ड करंट किस तरीके से आएगा, इस तरीके से। तो इसमें इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से आएगा। तो व्हाट विल हैपन, दिस विल सिंपली अपोज द इंक्रीमेंट ऑफ करंट, क्योंकि करंट इंक्रीज होने की वजह से ही वहां पे इंडक्शन हो रहा है। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या दिखेगा कि करंट को इंक्रीमेंट को अपोजिशन मिलेगा, यानी एक और करंट इंड्यूस हो जाएगा जो कि उसके अपोजिट होगा पहले वाले करंट के। और यहीं पे इसी केस में दूसरा अगर मैं बोलूं से इफ आई इज डिक्रीजिंग विथ टाइम, तो आपको लेंस लॉ पता है, आई अगर डिक्रीज हो रहा है तो फाई सेल्फ भी क्या हो रहा होगा, फाई सेल्फ भी डिक्रीज होगा। फाई सेल्फ डिक्रीज होगा तो जो इंड्यूस्ड फील्ड होगा वो इंड्यूसर फील्ड के सेंस में ही आएगा। तो अपना जो लूप है वो हमें ये दिया हुआ है, और इसमें जो करंट था पहले वो इस तरीके से था, दिस इज द करंट, और इसका जो बी सेल्फ है वो अंदर की तरफ था। तो इस बार जो बी इंड्यूस्ड आएगा वो भी अंदर की तरफ ही आएगा, लेंस लॉ आपको आता ही है। सो बी इंड्यूस्ड अंदर की तरफ आएगा, इसका मतलब आई इंड्यूस्ड भी आपका उसी सेंस में आ जाएगा जिस सेंस में पहले आपका करंट था। तो दिस विल बी द स्टोरी। तो ये माइनस यहाँ पे सिंपली क्या बता रहा है कि सेंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा, वो आप किससे फाइंड कर सकते हैं, फ्रॉम लेंस लॉ। ऑलराइट, चलिए अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपसे, लेट अस सी कि एक सोलेनॉइड है, ठीक है, ऐसे रफ डायग्राम मैंने बनाया, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ओके। एक सॉफ्ट आयरन की कोर है, वो सिलेंडर है, सॉफ्ट आयरन। और आपको बता दूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस में बताऊंगा कि सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। सॉफ्ट आयरन एक फेरो मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है। अभी क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ये मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस में एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे सिर्फ आप ये समझ लीजिए इसकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है म्यू आर, वो 1 से बहुत बड़ी होती है, ठीक है। एक मीडियम है सॉफ्ट आयरन, जैसे एयर का रिलेटिव परमिएबिलिटी कितना आएगा 1, एयर या वैक्यूम का,
क्योंकि आप फॉर्मूला क्या लिखेंगे, म्यू आर कैसे डिफाइन करते हैं अपन, म्यू आर डिफाइन करते हैं म्यू ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वैक्यूम। तो म्यू ऑफ एनी मीडियम आप कैसे लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी इनटू म्यू ऑफ वैक्यूम, जैसे अपन परमिटिविटी में लिखते थे बिल्कुल वैसे ही। तो मुद्दा क्या है कि जिसकी रिलेटिव परमिएबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उसकी परमिएबिलिटी भी क्या होगी, वैक्यूम से बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, ये मैंने आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दी, ये एग्जाम में लिख के नहीं दिया जाएगा क्योंकि वहां ये अंडरस्टूड होगा कि आप जानते हैं कि सॉफ्ट आयरन क्या प्रॉपर्टी पोजेस करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए कि एक सोलेनॉइड है, उसमें ऑलरेडी करंट फ्लो कर रहा है कुछ, एक सॉफ्ट आयरन का कोर है और इस कोर को इंसर्ट कर रहे हैं अपन इन दिस सोलेनॉइड। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है यहां पे कि ड्यू टू इंसर्शन ऑफ दिस सॉफ्ट आयरन कोर व्हाट विल हैपन टू द करंट। तो ऑप्शन आपके पास 4 है। क्वेश्चन क्या है, ड्यू टू इंसर्शन ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर आई विल, ऑप्शन ए इंक्रीज, बी डिक्रीज, नो चेंज, none of these। राइट, करंट को क्यों फर्क पड़ना चाहिए, आप इससे जो बैटरी वगैरह कनेक्टेड है वो वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, है ना। करंट को क्यों फर्क पड़ना चाहिए सॉफ्ट आयरन कोर के इंसर्शन से, तो यहां पे रोल आता है अभी जो हमने बात की है कि इसका जो फ्लक्स एसोसिएटेड है फाई सेल्फ, वो किसके इक्वल होता है, Li। कोई भी लूप किस चीज को अपोज करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को अपोज करता है। यही तो हमने सीखा है इन द चैप्टर कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि एनी लूप, जरूरी नहीं उसमें पहले से करंट हो, लूप हो वो सिर्फ, और उससे एसोसिएटेड मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ अगर चेंज हो रहा है तो फिर क्या अपोज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज अपोज होता है और उस वजह से वहां पर एक इंड्यूस करंट फ्लो करने लगता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। यस, वेल, सो फाई सेल्फ इज इक्वल टू Li। मुद्दा यह है कि फाई सेल्फ का चेंज अपोज होगा। सो हम लिखेंगे कि सोलेनॉइड विल अपोज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये फिनोमेना कौन सा है, सेल्फ इंडक्शन। अच्छा, L के बारे में सोचते हैं, क्या L कांस्टेंट है, क्या सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट है। तो सोचिए सेल्फ इंडक्शन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो आपको लिखा है मैंने, फॉर ए सोलेनॉइड सेल्फ इंडक्शन पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू म्यू। अब वहां पे मैंने म्यू नॉट लिखा था क्योंकि वहां एयर था। इन जनरल आप उस म्यू नॉट का हटा के क्या लिख सकते हैं, म्यू लिख सकते हैं, और म्यू क्या हो जाएगी आपकी, यू मे राइट इट देयर, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है हुआ है L डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वहां म्यू नॉट की जगह आप नीचे म्यू लिख लीजिए, और म्यू क्या है आपका, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम, और कौन सा मीडियम, इनसाइड सोलेनॉइड। ओके, तो दिस इज द फॉर्मूला। यस, म्यू इंटू एन स्क्वायर। आप नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ चेंज कर रहे हैं क्या सॉफ्ट आयरन कोर इंसर्ट करके, नहीं कर रहे हैं। क्या आप म्यू चेंज कर रहे हैं, हाँ जी म्यू चेंज कर रहे हैं। पहले जब सॉफ्ट आयरन कोर नहीं था तो अंदर का परमिएबिलिटी कितना था, म्यू नॉट था, अभी क्या हो गया, म्यू हो गया। इज म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट इन दिस केस, यस, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, सो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, सो हियर म्यू जो है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू दिस आयरन कोर। यस, म्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब L इंक्रीज हो रहा है। यस, L इंक्रीज हो रहा है, L इंक्रीज हो रहा है मतलब फाई सेल्फ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो उसको तो इंक्रीज नहीं होने देना, अपोज करेगा, तो उसको बैलेंस कराने के लिए करंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, सो फाई सेल्फ इसका जो चेंज है वो अपोज होगा, आप यहां देख सकते हैं। इसके चलते जो करंट है आई विल डिक्रीज। नाउ अब आप सोच सकते हैं यार ये तो जब हमने डेफिनेशन लिखी थी उसमें तो ये पढ़ा था कि करंट का जो चेंज है उसकी वजह से इंडक्शन होता है और उसे अपोजिशन मिलता है। तो मुद्दा ये है कि L कांस्टेंट रहता है तो करंट का चेंज रिस्पॉन्सिबल हो जाता है फाई चेंज करने में, और फाई चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए करंट का चेंज अपोज होता है। बट अगर स्पेशल केसेस में आपका L ही चेंज हो रहा है, आप सपोज नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज कर रहे हैं या फिर आप कोई मीडियम चेंज कर दे रहा है, तो ऐसे केसेस में करंट विल चेंज सडनली।
So what will happen here? I will decrease. So you can just write. समझ गए ये बात? ठीक है, अब एक नोट लिख लीजिए, और नोट में क्या लिखेंगे अपन, या फिर चलो थोड़ी देर बाद लिखते हैं वो नोट, फिलहाल इसे ही नोट कर लीजिए। अब कोई भी क्लोज लूप हम जो भी सर्किट्स पढ़ के आ रहे हैं, अभी तक भी हमने जो सर्किट पढ़े, कैपेसिटर सर्किट, रेजिस्टेंस सर्किट, उसमें क्या क्लोज लूप्स बनते थे, अपन केवीएल लगाया करते थे, किरचॉफ्स लूप लॉ। यस, तो उनमें करंट भी फ्लो होता था, और कई सर्किट्स जैसे आरसी सर्किट था जिसमें करंट टाइम का फंक्शन आता था, यानी करंट टाइम के साथ बदलता था। तो क्लोज लूप है, करंट टाइम के साथ बदल रहे, करंट टाइम के साथ बदल रहे, तो फाई बदल रहे, तो वहां पे क्या हो रहा होगा, सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा। मतलब हर करंट कैरिंग लूप का कुछ ना कुछ क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन होता है। तो अभी तक के क्वेश्चंस में हम क्या कंसीडर नहीं कर रहे थे, सेल्फ इंडक्शन कंसीडर नहीं कर रहे थे। आपको एग्जाम में भी नहीं करना है, कब करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बट इन रियलिटी क्या वहां पे सेल्फ इंडक्शन रहता है? यस रहता है। और सेल्फ इंडक्शन क्या कर देगा कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट्स बिना इंडक्शन के, उससे कुछ कम ज्यादा करंट आपको दिखेंगे वहां पे। ओके, सो लेट अस सी। अब हम स्टार्ट करते हैं सर्किट्स में सेल्फ इंडक्शन को भी कंसीडर करना। तो सर्किट्स वैसे ही दिखने वाले हैं, सिर्फ उसमें एक और फैक्टर इंक्लूड हो जाएगा, कौन सा? सेल्फ इंडक्शन वाला फैक्टर। अब किसी सर्किट में अगर करंट चेंज ही नहीं हो रहा होगा टाइम के साथ, तो क्या वहां पे कोई सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा? नहीं हो रहा होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक फाई चेंज नहीं होगा तब तक इंडक्शन होगा ही नहीं। ओके, और जनरल केसेस में हम किसे कांस्टेंट मान के चलेंगे? हम एल को कांस्टेंट मान के चलेंगे, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट रहेगा। हालांकि इस एग्जांपल में वेरिएबल था वो। तो अब हम बात करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड इंडक्टर की। ठीक है, तो इंडक्टर क्या है? बेसिकली कोई भी लूप जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, मान लो मैंने बैटरी लगा दी, तो इस लूप का कुछ ना कुछ क्या होता है? सेल्फ इंडक्टेंस होता है। मान लीजिए वो सेल्फ इंडक्टेंस एल है, तो और इस लूप का कुछ ना कुछ क्या हो सकता है? इस लूप का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है। कोई भी वायर है उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, और लूप बना दिया तो फिर वहां पे क्या रहेगा? आपका सेल्फ इंडक्टेंस भी रहेगा। तो इसे सर्किट में इंकॉर्पोरेट करने के लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, लाइक दिस। ये सोलेनॉइड जैसा सिंबल है, स्प्रिंग जैसा भी बोल सकते हैं। ये जो सिंबल है ये क्या बताता है सर्किट का? सेल्फ इंडक्टेंस। आपको पता ही है किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को शो करने के लिए ये सिंबल यूज करते हैं, ये रेजिस्टेंस बताता है उस सर्किट का। यस, तो इस डिवाइस को या इस एलिमेंट को अपन क्या बोल देते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में? रजिस्टर। यस, और इस एलिमेंट को जो कि सेल्फ इंडक्शन दिखा रहा है सर्किट का, क्या बोल देते हैं? इंडक्टर। ओके, तो सर्किट ऐसा ही है दिखने में, बट उसका जो इंडक्टेंस वाला फिनोमिना है उसे एक जगह पे दिखा देता है। तो फिर हमें रिमेनिंग सर्किट में इंडक्टेंस कंसीडर करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे हम क्या करते हैं, यही सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो इससे क्या फायदा हो जाता है कि फिर ये जो पार्ट है इन पार्ट्स का रेजिस्टेंस अपन कितना मान लेते हैं? 0, और सब कुछ रेजिस्टेंस एक ही जगह पर रख देते हैं। वैसे इस लूप का जो सेल्फ इंडक्टेंस है उसे अपन एक एलिमेंट से दिखा देंगे। तो फिलहाल इसका जो एक्चुअल डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से अपन बना देंगे। मींस दिस लूप इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, which has some self inductance, some resistance. ओके, और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं इसे क्या बोलते हैं अपन? इंडक्टर। अब इंडक्टर बेसिकली दो हिस्सों में बांट देते हैं अपन इंडक्टर को, आइडियल एंड रियल। तो आइडियल इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो हम 0 रखते हैं, और जो रियल इंडक्टर है उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहता है।
ओके, आइडियल इंडक्टर को सिंपली ऐसे दिखाता है, दिस इज आइडियल इंडक्टर। रियल इंडक्टर को दो तरीके से दिखा सकते हैं। एक तरीका ये है, एक इंडक्टर बना दिया और उसके ऊपर लिख दिया L कॉमा आर, मतलब L इसका इंडक्टेंस है और R इसी का क्या है, रेजिस्टेंस। अब ये जो सिंबल है वो एक सोलेनोइड जैसा है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं हम, जानबूझ के भी सर्किट में हैवी सेल्फ इंडक्शन रखना चाहते हैं। एक तो सर्किट का खुद का रहेगा, दैट्स ए थिंग, बट हम जानबूझ के और इन सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, तो हम सिंपली एक वायर लेंगे, उसे एक वुडन स्ट्रिप के ऊपर लूप बना देंगे ढेर सारे स्प्रिंग जैसे, तो वो एक सोलेनोइड बन जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब उस वायर में जो खुद का रेजिस्टेंस रहेगा वो भी इनकॉर्पोरेट रहेगा। तो सच में आप आइडियल इंडक्टर बना ही नहीं सकते, उसका कुछ ना कुछ क्या रहेगा, रेजिस्टेंस। इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं या फिर ऐसे भी दिखा सकते हैं कि आइडियल इंडक्टर और साथ में एक रेजिस्टर, दोनों तरीके से दिखाया, यानी एल कॉमा आर भी लिख सकते हैं या फिर एल अलग और आर अलग। इन रियलिटी ये होता है, ये थ्योरेटिकल है। मान लो अगर रेजिस्टेंस ना हो तो सिर्फ इंडक्टेंस क्या करेगा ये भी हम समझेंगे। ओके, सो एक एलिमेंट मिल गया हमें, कौन, एल, दैट इज द इंडक्टर। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है इंडक्टर का, इंडक्टर वो एलिमेंट है जो सर्किट की कौन सी प्रॉपर्टी की बात करता है, सेल्फ इंडक्शन की बात करता है। सेल्फ इंडक्शन क्या होता है अपन देख चुके हैं, ठीक है। ओके, अभी जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस वोल्टेज कैसे लिखा करेंगे हम, ये बात समझिए। जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए हम ओम्स लॉ यूज करते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। यस, कैपेसिटर एक एलिमेंट था, उसके अक्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए डेफिनेशन है कैपेसिटर की क्या, C इक्वल टू क्यू बाई वी, यानी V इक्वल टू क्यू बाई सी हम यूज करते हैं। तो इंडक्टर के लिए भी कुछ ना कुछ वोल्टेज लिखने का तरीका होना चाहिए, देखते हैं क्या है। तो इंडक्टर सेल्फ इंडक्शन से आया है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वही उसका वोल्टेज होता है। और क्या है इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके पास, एल डी आई बाई डी टी विद माइनस। सो कोई भी इंडक्टर अगर हमारे पास है, सी, और उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ओके, तो इसके एंड्स के अक्रॉस अब लिखने का तरीका बिल्कुल यही है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट हम मानते हैं करंट हाई से लो जा रहा है, तो वोल्टेज अक्रॉस दिस इंडक्टर मतलब वी एच माइनस वी एल, इसे अपन लिखते हैं एल डी आई बाय डी टी, ठीक है। प्लस माइनस तो आपको पता है, वैसे ही प्लस माइनस हम यहां भी लगा देते हैं, पर ये प्लस माइनस सिर्फ क्या दिखाने के लिए लगाते हैं, हाई लो। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा हाई बने, क्यों, क्योंकि कहानी किस पर भी डिपेंड कर जाएगी, डी आई बाई डी टी पे। ये डी आई बाई डी टी पॉजिटिव भी आ सकता है, डी आई बाई डी टी नेगेटिव भी आ सकता है। क्लियर, ओके। सो दिस इज हाउ यू राइट वोल्टेज अक्रॉस एन इंडक्टर। अब बात करते हैं एल सर्किट्स की, मतलब एक बैटरी, डीसी बैटरी और एक इंडक्टर, उसकी कैलकुलेशन कैसे जाएगी। तो आपको याद होगा हमने कैपेसिटर सर्किट की बात की थी, सिर्फ कैपेसिटर, फिर हमने रेजिस्टर सर्किट की बात की थी यानी ओनली रेजिस्टेंस, फिर हमने रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस यानी आरसी सर्किट की बात की थी। ऐसे हम यहाँ पे भी एल सर्किट देखेंगे, सिर्फ इंडक्टर, उसके बाद एल आर देखेंगे मींस इंडक्टर रेजिस्टर, उसके बाद एल सी देखेंगे यानी इंडक्टर कैपेसिटर, and we'll also see LCR means inductor resistor capacitor. We'll see how mathematics goes. Okay, so first I'm just considering L circuit, means only inductor and battery. So let's take an inductor and a battery. और बहुत सारे क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इधर से पूछे जाते हैं, ठीक है, इंडक्टर सर्किट से। सो लेट अस टेक ए स्विच, मान लीजिए लेट स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0, ठीक है, एंड एट t इक्वल टू t करंट
इन सर्किट भी लिख सकते हो या थ्रू इंडक्टर इज आई। तो मैंने इस स्विच को क्लोज कर दिया, किसी भी टाइम t इक्वल टू टी की बात कर रहे हैं, और इसमें जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है। तो कौन से लॉ स्टिल वैलिड है? किरचॉफ्स लॉज आर स्टिल वैलिड। इलेक्ट्रिक सर्किट्स में किरचॉफ्स लॉ वैलिड रहने वाले हैं। तो मैं यूज करने वाला हूं किरचॉफ्स लूप लॉ। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अब करंट यहां से जा रहा है तो इसे प्लस लिख लिया, इसे माइनस लिख लिया। तो यहां से स्टार्ट किया, सो आई रीच टिल प्लस से माइनस जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, सो आई राइट माइनस ऑफ एल डी आई बाई डी टी। ये हो गया वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। माइनस क्यों लगा दिया? क्योंकि मैं कहां से कहां जा रहा हूं, हाई से लो। अब उसके बाद क्या आएगा मेरे पास, दिस ई कैसा आएगा, प्लस ई इक्वल टू 0। ये मैंने लगा दिया केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या फिर किरचॉफ्स लूप लॉ। तो क्या आ जाएगा, किसी भी टाइम पे लगाया मैंने t इक्वल टू टी पे, तो अपने पास आ जा रहा है एल डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई। ठीक है, तो डी आई आ जा रहा है अपने पास ई बाय एल डी टी। इसे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो t इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू 0 है। तो उससे पहले कोई करंट नहीं है इस सर्किट में, हो भी सकता है किसी सर्किट में, पर फिलहाल तो नहीं है इसमें। तो किसी भी टाइम t पे करंट की वैल्यू I है। तो आप क्या लिखोगे, I एट एनी टाइम t माइनस 0 इक्वल टू ई बाय एल। कॉन्स्टेंट है, एल इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, कॉन्स्टेंट है वो। अच्छा, इंडक्टेंस की जो यूनिट है सेल्फ इंडक्टेंस की, वो क्या है, हेनरी, यानी आपको एच में दिखेगा वो। तो रजिस्टर ओम, यस, कैपेसिटर फैराड, और इंडक्टर हेनरी। So E by L into t minus 0. So what I got, I is equal to E by L into t. तो एक इंडक्टर और आइडियल इंडक्टर एंड बैटरी के केस में क्या हो रहा है, करंट लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, मतलब व्हाट यू आर हैविंग इज दिस इज टाइम, दिस इज करंट, सो करंट इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, और इसकी जो स्लोप है वो आपकी E बाय एल, यानी जितना ज्यादा इंडक्टेंस रहेगा उतना इसका स्लोप कम रहेगा, यानी करंट के चेंज होने की रेट उतनी कम रहेगी। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है उसे समझते हैं अपन। से कंपेयर करता है प्योर कैपेसिटर एंड प्योर रजिस्टर सर्किट के साथ, तो आपको एलिमेंट्स की फील आएगी कि कौन सा एलिमेंट करंट को लेके क्या प्रॉपर्टी पोजेस कर रहा है। तो जैसे अगर मैं सिंपली आर सर्किट की बात करूं, मतलब सिंपल रेजिस्टेंस सर्किट, तो रेजिस्टेंस सर्किट कैसे बिहेव करता है। मान लो आपने एक रेजिस्टेंस सर्किट बनाया और उसे एक बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक है, इनिशियली कोई करंट नहीं है, t इक्वल टू 0 पे, एंड यू क्लोज द स्विच, तो स्विच इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। ये पुरानी कहानी है। ठीक है, सो व्हाट विल हैपन, लेट एट t इक्वल टू t करंट इज I। तो किसी भी टाइम t इक्वल टू t पे जो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है वो I है। सो हाउ डू वी राइट करंट, केवीएल से ही लिख देंगे अपन। तो क्या लिखेंगे, माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू 0। केवीएल लगा दिया मैंने t इक्वल टू t पे, तो क्या आता है करंट की वैल्यू, इट कम्स आउट टू बी E बाय आर। मीन्स व्हाट, जैसे ही स्विच क्लोज किया, आउट ऑफ सडन करंट कितना हो गया, E बाय आर, और हमेशा कितना रहा, E बाय आर। यहां पे करंट क्या हो रहा था, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था। तो ये किस सर्किट का डायग्राम है, ये इस सर्किट का डायग्राम है। ठीक है, इंडक्टर बैटरी सर्किट का डायग्राम है। और इसे भी प्लॉट कर देता हूं मैं। इसका जो डायग्राम है वो इस तरीके से आ रहा है, यहां पे टाइम, यहां पे करंट, एंड दिस इज t इक्वल टू 0। बस यहां पे एक हॉलो, अगर अपन बहुत ही लॉजिक से जाएंगे तो, एंड आउट ऑफ सडन यू गेट दिस मच करंट which is fixed E by R. This is the diagram for this circuit. Yeah.
Now let us also think about the capacitor. ये तो R सर्किट हो गया. Let us think about capacitor circuit. तो मैं कैपेसिटर सर्किट यहाँ दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, फॉर कंपैरिजन. तो let us talk about capacitor circuit. तो ये आ गया आपके पास कैपेसिटर एंड यू आर हैविंग सेम काइंड ऑफ बैटरी. इसकी कैपेसिटेंस C है. स्विच इज क्लोज्ड एट T इक्वल टू 0. ठीक है. सो स्विच इज closed at T equal to 0. So what happens at any time? Say let us consider at any time T equal to T, charge on capacitor is equal to Q. तो मैंने स्विच क्लोज कर दिया, तो किसी भी टाइम पे इस कैपेसिटर के पास चार्ज आ गया प्लस Q माइनस Q. ठीक है. तो क्या लिखते हैं अपन? KVL हमें देता है माइनस ऑफ Q बाई C प्लस E इक्वल टू 0 मीन्स Q इक्वल टू C. मीन्स प्योर कैपेसिटर, इस पर कोई रजिस्टर नहीं है, वो आउट ऑफ सडन चार्ज हो जाता है. एंड व्हाट अबाउट करंट वर्सेस टाइम? तो चार्ज आउट ऑफ सडन हो गया, मतलब यहाँ पे एक इंपल्सिव करंट एग्जिस्ट करेगा जरा सी देर के लिए. सो आई नीड सम स्पेस फॉर इट. सो एक काम करिएगा, मैं ये पार्ट मिटा रहा हूं. आई हैव यू हैव नोटेड डाउन, इफ नॉट देन नोट इट डाउन. ओके. तो ग्राफ जो आ रहा है यहाँ पे करंट वर्सेस टाइम का कैपेसिटर सर्किट में, दिस इज द सर्किट. सो दिस विल बी दिस काइंड ऑफ ग्राफ. अच्छा, समझ रहे हैं क्या है? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. ये सिंपली क्या है कि जैसे ही स्विच ऑन किया, विद फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड करंट रहा सर्किट में, एंड विद इन नो टाइम हाउ मच चार्ज इज फ्लोन? C. तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. तो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ चार्ज इनफाइनाइटेसिमल टाइम में फ्लो कर गया. ठीक है. तो करंट किधर जाएगा? इंपल्स कैसा इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, एंड उस फ्रैक्शन ऑफ टाइम के बाद करंट खत्म. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ दीज एलिमेंट्स. कैपेसिटर, बैटरी, स्विच क्लोज किया, व्हाट इज हैपनिंग? करंट पीक पे, खत्म. रजिस्टर, बैटरी, स्विच क्लोज किया, करंट अचानक से बूस्ट करता है पर एक फाइनाइट नंबर तक, E बाय R तक, और फिर उतना ही रहता है. इंडक्टर एंड बैटरी, करंट एकदम प्यार से इंक्रीज करता है, सडन चेंजेस नहीं हो रहे हैं. तो कैपेसिटर में करंट सडनली चेंज होता है और फटाफट से जीरो हो जाता है. रजिस्टर में करंट कांस्टेंट मेंटेन रहता है. इंडक्टर में करंट जीरो से ग्रेजुअली इंक्रीज करता है. यस. तो अगर मैं सोचूं कि क्या होने वाला है यहां पे, तो अगर मैं बहुत लंबे टाइम तक इस सर्किट को ऑन रखूं, यू शुड सी हियर ऑल ऑफ यू. ओके. अगर मैं बहुत लंबे टाइम तक इस सर्किट को ऑन रखूं, तो वेयर विल दिस वैल्यू गो? इनफाइनाइट. ये स्ट्रेट लाइन बढ़ता ही जाएगा आगे की तरफ. मतलब आफ्टर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम दिस इंडक्टर विल बिहेव लाइक ए कंडक्टिंग वायर. यही बात हो गई ना. करंट इनफाइनाइट होने का मतलब है कि कोई अपोजिशन ही नहीं मिल रहा है. it has become a conducting wire. So after a long time it is behaving like as if it is becoming a conducting wire. And what about initial? At T equal to 0, is current boosting suddenly? No, current is 0. Means starting में ये कैसे behave कर रहा है? Starting में behave कर रहा है जैसे सर्किट ओपन है, करंट अलाउड नहीं है उस टाइम पे. Are you getting this? So अगर आपके सर्किट में ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सडन करंट के को लेके सेंसिटिव हैं, वो खराब हो सकते हैं, तो आपको क्या यूज करना चाहिए? इंडक्टर. तो इंडक्टर आपके सर्किट में करंट को क्या करेगा? ग्रेजुअली इंक्रीज कराएगा, अचानक से चेंज नहीं होने देगा. तो यहां हम क्या प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं इंडक्टर की? कि इंडक्टर करंट के सडन चेंजेस को अपोज करता है. कहानी तो वहीं से स्टार्ट हुई थी, क्योंकि करंट का सडन चेंज होगा तो फाई सेल्फ चेंज होगा. फाई सेल्फ का चेंज ही तो अपोज हो रहा था इंडक्शन में.
इज दैट क्लियर? सो जो नोट मैं वहां लिखाने वाला था वो यही है, लिख लीजिए। एन इंडक्टर, एन इंडक्टर opposes inductor opposes sudden change in its current, और ब्रैकेट में लिख लीजिए if L is constant, means self inductance is constant। क्यों लिखवा रहा हूं मैं ये ब्रैकेट वाला? अभी एक क्वेश्चन किया था उसी पे हमने, कि हमने अचानक से आयरन कोर इंसर्ट करके उसका क्या बदल दिया था, सेल्फ इंडक्टेंस बदल दिया था। तो क्या फटाफट से चेंज कर लिया था उसने, करंट चेंज कर लिया था, फिर अपना नोट गलत हो जाएगा वहां पे। तो इन जनरल इलेक्ट्रिक सर्किट्स में आप एल के साथ छेड़खानी नहीं करते, सेल्फ इंडक्टेंस सेम रहता है, ठीक है। तो वहां पे उसकी प्रॉपर्टी क्या है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है, कि इंडक्टर करंट के सडन चेंजेस को अपोज करता है, करंट को अचानक से बदलने नहीं देगा। ओके अगर करंट डिक्रीज होने की कोशिश कर रहा होगा तो ये इंडक्शन करा के उसकी डिक्रीमेंट को अपोज करेगा, अगर इंक्रीज होने की कोशिश कर रहा होगा तो भी इंडक्शन करा के उसके इंक्रीज होने की रेट को या इंक्रीमेंट को अपोज करेगा। इज दैट क्लियर? ओके लेट्स रिटर्न बैक टू इंडक्टर वंस अगेन। आई होप आपको ये कंपैरिजन भी समझ में आ गया होगा कि हाउ कैपेसिटर बिहेव्स, हाउ रेजिस्टर बिहेव्स एंड हाउ इंडक्टर बिहेव्स। अब जब मैं R और C को एक साथ पुट कर देता हूं तो व्हाट हैपेंस? जब मैं R और C को एक साथ पुट कर देता हूं, RC सर्किट का करंट याद है, करंट 0 से स्टार्ट करता है, अचानक से चेंज नहीं होता और ग्रेजुअली इंक्रीज करता है किस नंबर तक, E/R तक। तो RC सर्किट का कहानी कुछ इस तरीके से जाता है, अगर आपको याद है तो। ये टाइम है, ये करंट है, और दिस इज हाउ इट गोज। ओके दिस इज द कहानी ऑफ कौन सा सर्किट, RC। RL भी समझेंगे, RL सर्किट किस तरीके से जाएगा अभी हम। ओके वेल बिफोर दैट लेट अस अंडरस्टैंड द एनर्जी एस्पेक्ट ऑफ L circuit, the voltage. So I'm again returning back to inductor circuit. राइट तो हमारे पास एक इंडक्टर सर्किट दिया हुआ था, ठीक है, और किसी भी टाइम पे इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा था, आए। ओके अच्छा करंट का फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, जरा वोल्टेज की बात कर लेते हैं। वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर VL, तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कहां से निकल के आएगा आपके पास, LdI/dt से। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपको I की जरूरत नहीं थी, यही तो लिखा हुआ है आपका वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, तो किसके इक्वल आ रहा है, E के इक्वल। तो यहाँ कांस्टेंट है वोल्टेज L, di/dt आपने निकाली E/L, सो व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर E। वैसे भी एक लूप में ओवरऑल ड्रॉप 0 होना चाहिए, तो जितना वोल्टेज बैटरी क्रिएट कर रही है उतना ही किसके अक्रॉस आ जाएगा, इंडक्टर के अक्रॉस। चलिए अच्छी बात है, दिस इज द वोल्टेज। नाउ लेट अस सी एनर्जी। एनर्जी stored in an inductor, ठीक है, when current flowing in it is I. Well, this is new aspect. तो किसी इंडक्टर में जब करंट I फ्लो हो रहा है तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, मुद्दा ये उठता है कि एनर्जी स्टोर क्यों होनी चाहिए, बिकॉज बैटरी तो पावर सप्लाई कर ही रही है ना। व्हाट इज पावर सप्लाइड बाय ए बैटरी, ये आइडियल बैटरी है, इसमें कोई मैंने रेजिस्टेंस नहीं लिया है, सो इट इज E इंटू I। आई होप आप भूले नहीं है। वर्क डन बाय बैटरी क्या था, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू इट्स EMF। तो वर्क डन की रेट ऑफ चेंज निकाल देंगे तो चार्ज की रेट ऑफ चेंज क्या हो जाती है, करंट।
सो पावर सप्लाइड और एब्जॉर्ब बाय बैटरी कितनी होती थी, E इंटू आई, आइडियल बैटरी। तो यहां भी करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है यानी बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रही है, पावर सप्लाई कर रही है। वो पावर जा कहां रही है, यहां तो कोई रजिस्टर है नहीं, तो वो पावर क्या हो रही होगी, इंडक्टर में स्टोर हो रही होगी। तो यही हम फाइंड करना चाहते हैं, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। ठीक है, कब, जब उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में यहां से रिमूव कर दे रहा हूं। सो सी व्हाट वी विल गेट। तो आपको ये तो पता चल गया कि करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम कितना निकल के आया है, E बाय एल इंटू टी। अब एनर्जी कैसे लिखें, तो लेट अस राइट पावर सप्लाइड बाय बैटरी, कितना है आपके पास, E इंटू आई। सो व्हाट इज पावर सप्लाइड बाय बैटरी, पावर एज फंक्शन ऑफ टाइम लिखना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, E स्क्वायर बाय एल इंटू टी, दिस इज द पावर सप्लाइड। आप लिखना चाहें तो यहां पे पुट कर सकते हैं, E स्क्वायर बाय एल इंटू टी। नाउ इंडक्टर के लिए बात कर लेते हैं। तो इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज आ रहे हैं VL, और VL जो है अपने पास कितना आ रहा है, एल डी आई बाई डी टी में हाई माइनस लो लिख रहा हूं। ठीक है, तो पावर स्टोर्ड बोल दीजिए या एब्जॉर्ब बोल दीजिए इन इंडक्टर, वो आप कैसे लिखेंगे, VL इंटू आई। और VL क्या है आपके पास, इट इज एल आई डी आई बाई डी टी। यस, दिस इज पावर स्टोर्ड इन इंडक्टर। पावर स्टोर्ड में डी आई बाई डी टी का टर्म आ रहा है आपके साथ, तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, एनर्जी इज पी डी टी। पावर का टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा ना, पावर इंटू टाइम इज एनर्जी। सो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, इसे मैं U लिख दे रहा हूं, और L फॉर इंडक्टर, कितना आ जाएगा आपके पास, पावर जो स्टोर हो रही है इनटू पावर टाइम का फंक्शन है तो उसको इंटीग्रेट कर दिया dt। तो जिस भी टाइम तक चाहिए उस टाइम तक आप निकाल लीजिए। तो UL, तो आपको क्या मिल जाएगा यहां से, LI di बाई dt, ये तो हो गई पावर इंटू dt। तो dt यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वही टाइम इंटरवल की बात कर रहे हो आप। तो आपकी जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी निकल के आती है, U स्टोर्ड या UL इज इक्वल टू इंटीग्रल L इंटू आई इंटू डी आई। तो अब करंट जा रहा है आपका 0 से लेके I तक। ठीक, किसी भी टाइम जब करंट I है, इंक्रीज हुआ है 0 से, तो जो एनर्जी स्टोर हो रही है इसके अंदर वो कितनी आ रही है आपके पास, L तो बाहर आ जाएगा, I का इंटीग्रेशन क्या होगा, I स्क्वायर बाई 2, I के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हो आप, 0 to I। So what is energy stored in the inductor is half L I square, and this is the formula which you are going to remember. Well, आप कंपेयर कर सकते हैं पावर स्टोर्ड इन सप्लाइड बाय बैटरी एंड पावर स्टोर्ड इन इंडक्टर के साथ। पावर सप्लाइड बाय बैटरी कितनी है, E स्क्वायर बाय एल इंटू टी। तो यहाँ पे डी आई बाई डी टी कितना निकल के आ रहा है आपके पास, व्हाट इज डी आई बाई डी टी इज E बाय एल, यू कैन चेक। तो क्या आएगा आपके पास, अगर मैं यहाँ पे पुट करना चाहूँ L इंटू E बाय एल इंटू टी इंटू E बाय एल, तो एक L तो कैंसिल हो जाएगा, सो यू कैन चेक इट इज E स्क्वायर बाय एल इंटू टी। So what you are getting here, power supplied by battery is equal to power stored in inductor. So inductor भी कैपेसिटर के जैसा क्या है, इंडक्टर कैपेसिटर के जैसा एक स्टोरेज डिवाइस ही है। ठीक है, बट कैपेसिटर में क्या था, बैटरी जो पावर सप्लाई कर रही थी उसकी 50% ही स्टोर हो रही थी, 50% किस में चली जा रही थी, हीटिंग में। क्यों ऐसा होता था, वहां पे भी तो कोई रेजिस्टेंस नहीं था, क्योंकि वहां पर जो करंट है वो सडनली कहां इंक्रीज कर जाता था, इनफाइनाइट की तरफ। तो सर्किट का जो नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस था टेंडिंग टू 0, है ना, इलेक्ट्रॉन के कोलिजन की वजह से जो होता था उसमें कुछ हीट प्रोड्यूस हो जाती थी। पर यहाँ पे आप देख रहे हैं करंट सडनली चेंज नहीं हो रहा है, करंट ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही है, और आपकी एनर्जी स्टोर
जब करंट आई है तो कितनी हो जा रही है, हाफ एल आई स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ याद रखना है तो सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, और ये फॉर्मूला क्या है कि कोई भी इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस एल है उसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, हाफ एल आई स्क्वायर। एंड द इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फॉर्म। इंडक्टर स्टोर्स एनर्जी इन मैग्नेटिक फील्ड। कैपेसिटर किस फॉर्म में स्टोर करता था एनर्जी को, इलेक्ट्रिक फील्ड में। यस, कैपेसिटर की एनर्जी याद है, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई टी 2c। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ रहा है आपके पास, हाफ एल आई स्क्वायर। तो उस टाइप से याद रख सकते हो, हाफ सी वी स्क्वायर था, यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर है एनर्जी ऑफ इंडक्टर, एंड दैट वाज एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की एनर्जी इलेक्ट्रिक फॉर्म में स्टोर होती है और इंडक्टर की एनर्जी मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। एनर्जी डेंसिटी भी समझ लेते हैं सोलेनॉइड के लिए। तो मैंने आपको कैपेसिटर में भी एनर्जी डेंसिटी निकाल के बताई थी, तो एनर्जी डेंसिटी कितनी निकल के आई थी, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। जनरली लोग ये फॉर्मूला भूल जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वाज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, वेयर ई वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट वॉल्यूम। यस, तो ऐसा ही फॉर्मूला हम यहां भी डिराइव करेंगे, सी हाउ। तो इस डिस्कशन में फाइनली आपको याद रखना है, ठीक है, हाफ एल आई स्क्वायर। और आया कहां से, बिल्कुल सिंपल, करंट इंटू वोल्टेज पावर होता है, उसे टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ गया, एनर्जी। So energy density in a solenoid, though I am deriving it for a solenoid, but it is true in general for magnetic field. तो मान लीजिए मेरे पास एक सोलेनॉइड है, ठीक है, इट इज कैरिंग सम करंट आई, और बाकी वही डेटा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एरिया, ऑल दोस। ठीक है, तो मान लो मैं डायरेक्ट एरिया ही यूज कर लेता हूं, तो इसका जो एरिया ऑफ वन टर्न इज ए। तो आप एल तो निकाल ही चुके हैं, एल पर यूनिट वॉल्यूम क्या था, इट वाज म्यू। मैं यहाँ पे वैक्यूम ही ले रहा हूं, सो म्यू नॉट इनटू एन स्क्वायर। यू रिमेंबर दिस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनॉइड पर यूनिट वॉल्यूम वाज म्यू नॉट इनटू एन स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे निकालना क्या चाहता हूं, मैं निकालना चाहता हूं एनर्जी स्टोर्ड इन दिस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। दिस इज माय टास्क, ये मैं निकालना चाहता हूं, एनर्जी डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर हुई है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, जिस वॉल्यूम में वो स्टोर्ड है। वेल, सबसे पहले तो मैं मैग्नेटिक एनर्जी लिख लूं कि क्या होता है मैग्नेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर होता है। अब इसे डिवाइड करूंगा वॉल्यूम के साथ, सो यू एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एल आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, सो हियर यू एल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू एल बाय वॉल्यूम, इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर। सो व्हाट विल आई गेट, हाफ म्यू नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो पहले से ही है। अब एक काम करूंगा मैं, म्यू नॉट से डिवाइड और म्यू नॉट से ही मल्टीप्लाई। सो दिस टर्म एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इट बिकम्स हाफ म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट, लेट मी राइट इट एज हाफ म्यू नॉट, और ये बन जाएगा आपके पास म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर। आई होप यू कैन फॉलो। यस, म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर आई स्क्वायर, तो ये म्यू नॉट एन आई का होल स्क्वायर, और ये म्यू नॉट मैंने इसके साथ लिख लिया। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड inside solenoid, mu naught n I. Yes, so what you are getting, energy density, potential energy density, UL divided by volume, you are having it as
दिस इज बी ऑफ सोलेनॉइड बाय 2 म्यू नॉट। तो यही हो गई आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, आई मीन मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, इसे आप लिख सकते हैं मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, इट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ठीक है, और b क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड इन दैट वॉल्यूम। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो आप इस टर्म को इंटीग्रेट कर लेंगे। सो दो आई हैव रीच्ड टू दिस टर्म बाय यूजिंग रिजल्ट ऑफ ए सोलेनॉइड, बट इट इज ट्रू इन जनरल आल्सो। आपको याद दिला दूं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी it was half of epsilon naught e square। ये पहले डिराइव किया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। तो मुद्दे की बात ये है, ये भी आपका ई स्क्वायर बाय 2 और साथ में एप्सिलॉन नॉट है। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ रहा है, वहां नीचे आ रहा है, क्योंकि आप कांस्टेंट में फर्क देखिए, इधर कांस्टेंट चलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन नॉट नीचे चलता है फील्ड के फॉर्मूले में, और मैग्नेटिक फील्ड में म्यू नॉट कहां चलता है, ऊपर चलता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हैं इन फॉर्मूलेस को। इस पे एक छोटे से क्वेश्चन देख लेते हैं हम कैसे करेंगे। These are your field densities. So electromagnetic wave जो चैप्टर है, मैक्सवेल्स इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो उनमें ये आइडियाज यूज होते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी ये है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी यहाँ है। ठीक है, तो क्वेश्चन देख रहे हैं अपन इस पे बेस्ड। जैसे मान लो ए यूनिफॉर्म, क्वेश्चन लिख लीजिए, ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of say 2 millitesla is present in a medium having relative permeability 10, find energy stored in magnetic field, energy stored in magnetic field in a cube of side length 2 मीटर। तो एक मीडियम है जहां पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 2 मिली टेस्ला का, रिलेटिव परमिएबिलिटी दी है मीडियम के आपको 10, एंड आपको फाइंड करना है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इन ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ 2 मीटर। तो जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको इमीडिएटली क्लिक करना चाहिए कि आपको क्या यूज करना है, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। मतलब आप जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम, U पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज गिवन बाय दिस नंबर b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। भी यूनिफॉर्म होना चाहिए तो आप U बाई वॉल्यूम लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्मॉल एनर्जी स्टोर du डिवाइडेड बाय स्मॉल वॉल्यूम dv इज इक्वल टू दिस, तो इंटीग्रेशन जाएगा फिर। सो अब b कितना दिया है मैंने आपको, हाँ पहले इसको लिख लेते हैं। तो अपने पास एक क्यूब प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही है, सो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका वॉल्यूम आप लिख सकते हैं, तो यूएल जो आएगा वो आएगा आपके पास बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट इंटू इसकी साइड लेंथ को अगर मैं एल मान लूं तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो कितना आएगा, एल क्यूब। ठीक है, तो आपको सिर्फ नंबर्स पुट कर देनी है यहाँ पे एंड यू विल हैव योर आंसर। सी हाउ मच विल यू गेट। तो इस डिस्कशन में जो मैंने आपको एनर्जी डेंसिटी बताया उसमें आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी है वो कितनी आती है, बी स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। तो देखिए आंसर क्या आता है अपने पास,
2 मिली टेस्ला 2 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर ऐसा यूनिट है इंटू एल क्यू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू आप कैसे लिखेंगे? म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ यू नो इट। ओके एंड दैट्स इट, दिस मच जूल। सो व्हाट डू यू गेट? यू गेट 4 और यहाँ पे आ रहा है आपके पास 8, so you get 4 into 10⁻⁻6 into 8 divided by 8 pi into 10⁻⁷। 8 cancels out, ये ऊपर आ जाएगा, so it comes out to be 40 divided by pi joules। ओके सो सिंपल है, इस टाइप से पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन, कैन डू इट देयर वेल। ओके सो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, इसके आगे अगले पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।